नमस्कार मित्रों, लास्ट लेक्चर में संधारित्रों का संयोजन हम स्टार्ट कर चुके थे। उसका एक ही पार्ट पढ़ पाए हम, श्रेणी क्रम संयोजन। आज हमें इस लेक्चर में समांतर क्रम संयोजन पढ़ना है और ये चैप्टर क्लोज करना है जा। तो अब आ जाइए साहब, बी ए तो उधर पढ़ चुके, अब समांतर, इसको शुद्ध हिंदी में पार्श्वी कहते हैं, पार्श्वक्रम संयोजन। क्लियर सर? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन में मैंने जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में श्रेणी क्रम संयोजन की एक विशेष बात बताई थी कि परिभाषा में ही सब कुछ पता पड़ जाता है। एग्जैक्टली यहां भी मैं आपको विशेष बात परिभाषा में ही बता दूंगा, पहले सर्किट बना दो ना। ये सब ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच में हमें तीन संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ के दिखाने है ना। ये संधारित्र 1 जिसकी धारिता C1 लिख दी, ये C2 धारिता का दूसरा संधारित्र, ये C3 धारिता का तीसरा संधारित्र। जो आपको दिखा रखा है वो तीनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं। परिपथ के सिरे A को V विभवांतर के धनाग्र या V विभवांतर के सेल के धनाग्र से जोड़ देते हैं, जबकि बिंदु B के लिए पहले की तरह दो ऑप्शन है। इसको आप अर्थिंग भी रख सकते हैं और निम्न विभव यानी सेल के ऋणांक से भी जोड़ सकते हैं। तो बी के लिए आपका दो ऑप्शन हमेशा रहेंगे। जैसे आपको पिछले वाले लेक्चर में श्रेणी क्रम वाले के लिए भी यही बताया था कि उसके लिए दो ऑप्शन रहते हैं। यहां भी आपको ये समझा रहे हैं कि इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। क्लियर साहब? बी के लिए यह भी आपको बताया था कि अगर धनाग से आप, या अगर क्या मतलब धनाग से जो भी सप्लाई देते हैं वह ऋणांक को एज इट इज मिलनी चाहिए या मिलना आवश्यक है। अब देखो सब ध्यान से देखो, ए और बी, इसके बीच देखो तो विभवांतर कितना है? कैपिटल वी, साफ दिखा रखा है। ए और बी के बीच विभवांतर कैपिटल वी है। अब बात अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई संधारित्र C1 की प्लेटों के मध्य विभवांतर बताइए, तो आप कहेंगे C1 की एक प्लेट A से जुड़ी है और दूसरी प्लेट B से जुड़ी है। A और B के मध्य विभवांतर V है, तो स्वाभाविक है यहां भी विभवांतर कितना होगा? V ही होगा। क्लियर? मैं आपसे पूछूं कि साहब C3 जो तीसरा संधारित्र है, इसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर बताइए, तो भी आपका प्रश्न जवाब वही होगा कि प्रथम प्लेट A से जुड़ रही है, द्वितीय प्लेट B से जुड़ रही है। A और B के मध्य विभवांतर जो है वही C3 के मध्य होगा या C3 की प्लेटों के मध्य होगा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछ लूं लास्ट में कि आप सब C2 की प्लेटों के मध्य बताइए, तो आप वही जवाब देंगे, एक A से सिरा जुड़ रहा है और एक B से जुड़ रहा है, तो इन प्लेटों के मध्य विभवांतर समान होगा। तो साहब डेफिनेशन में मुख्य बात आ जाती है कि साहब समांतर क्रम किसे कहेंगे? जिसमें प्लेटों के मध्य विभवांतर समान हो। तो आप तो बस इस एक बात को विशेष रूप से याद कर लीजिए, यही एक स्पेशल बात है ना, कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन उसे कहते हैं जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान हो। अब विभवांतर तो समान है, तो साहब Q बराबर CV के अनुसार V तो हो गया आपका कांस्टेंट, ये V तो हो गया कांस्टेंट। धारिता अगर तीनों समान है C, तो आवेश भी तीनों पे समान होगा, Q/3, Q/3, Q/3। लेकिन धारिता अलग अलग है तो आवेश का वितरण भी
अलग अलग होगा, यानी Q टूटकर किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q1 Q2 Q3, यानी ये अलग अलग आवेश प्लेटों पर आपको देखने को मिलेगा, या प्लस Q1 या प्लस Q2 या प्लस Q3, उतनी मात्रा का माइनस सामने प्रेरित करना ही है या दिखाना ही है, वो अपन फंडा पहले समझ ही चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सब कहने का मतलब यहाँ प्लस Q1 या प्लस Q2 और यहाँ प्लस Q3, Q1 Q2 या Q1 Q2 Q3 में टूटा तो वापस तीनों जुड़ के क्या बना देंगे, प्लस Q बना देंगे। तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है, आवेश टूट जाता है तो आवेश वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सब वितरित होता है। तो सब अब परिभाषा आप समझ लीजिए। एक परिभाषा तो आप ऐसे ही दे सकते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर समान, वह आवेश का धारिता के अनुसार वितरण हो जाता हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो सब समांतर क्रम में आवेश टूटेगा, विभवांतर समान होगा। ठीक है ना, ये आप समझ गए। परिभाषा में सारी बात आ चुकती होती है। अब बोलें Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V, V समान है ना। इसलिए आवेश संरक्षण से कुल आवेश कितना, Q1 Q2 और Q3, Q1 का मान रख दें C1V, C2V और C2V है ना साहब, C2V और C3V, V कॉमन आ रहा है, यानी Q/V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर सब। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम तीनों को हटाकर कोई एक संधारित्र अज्यूम कर लेते हैं, ये आपको ध्यान से समझो, ये तीसरा लगाना नहीं है आपको, अजम्पशन है, कल्पना है। तो आप एकेडमिक पेपर देंगे तो गलती से बना के मत आना, ठीक है, बना दोगे तो उसमें ड्राइंग तो आपने करनी नहीं है, लेकिन मत बना के आना, क्योंकि अपन लिखेंगे ना कि साहब हम ए व बी के मध्य सी धारिता का एक संधारित्र अज्यूम करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो हम लिखेंगे साहब। तो साहब जैसे मैं लिख देता हूं, ए व बी के मध्य सी धारिता का संधारित्र उपस्थित माने, ऐसे लिख दो, कल्पना ही है, उपस्थित माने तो, है ना, माने है तो नहीं, है ना। तो सब उस अकेले के लिए क्या लिखेंगे आप, उस अकेले के लिए धारिता के सूत्र से Q/V बराबर C लिखेंगे। तो इन तीन की तुलना उस अकेले से, इन तीन की तुलना उस अकेले से, तो फिर आप लिखेंगे ऐसे, एक व दो की तुलना से, है ना, कौन सा, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, है ना। तो तुल्य धारिता दोनों से कंपैरिजन करके लिख दीजिए, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और यदि n संधारित्र समांतर क्रम में हो तो तुल्य धारिता को क्या लिख देंगे, C बराबर C1 प्लस 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 Cn। ये सब सिंपल सा हो जाता है। मेरा पुनः ये कहना रहेगा आपसे कि आप इसमें किसी प्रकार से परेशान मत होइए, इसकी परिभाषा में ही सब कुछ है। तो मेरी तो सलाह ये है कि ये विशेष हैं, इन विशेष को आप याद रखिए। ये जो दिख रहा है ना आपको
पेन थोड़ा डार्क हो गया, ये जो दिख रहे हैं यही विशेष है। समांतर क्रम में विभवांतर सदैव समान होता है, आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आवेश का वितरण हो जाता है, टूट जाता है। तो ये सब समांतर क्रम संयोजन पिछले वाले लेक्चर में श्रेणी क्रम करा दिया। अब इससे संबंधित विशेष बातें है ना। सर्किट के सवाल में आपको कोई भी सर्किट दे या दिया जाएगा तो आपको पहले इक्विवेलेंट सर्किट यानी तुल्य परिपथ बनाना आना चाहिए, तब जाके आप सर्किट को सॉल्व कर पाएंगे। अब तुल्य परिपथ बनाने की कुछ ऐसी बेसिक्स हैं जिसको आप ध्यान रखें, फिर कुछ बातें तो ऐसी हैं जो फिर पढ़ाने के दौरान ही बताई जा सकेंगी, पहले से बताना संभव नहीं है। जब आपसे तुल्य धारिता पूछते हैं या कोई भी सर्किट देते हैं, आपको तुल्य परिपथ बनाना है, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको जिन बिंदुओं के मध्य धारिता पूछी गई है उन बिंदुओं के बीच में सेल जोड़ना पड़े, बैटरी जोड़नी पड़े, तो किसी से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पढ़ भी चुके कि तुल्य होता ही तब है जब हम सेल जोड़ें यानी सोर्स जोड़ें। अगर हमने सोर्स जोड़ा ही नहीं तो तुल्य धारिता किस बात की, है ना। तो सब पहली बात तो यह है कि जिन बिंदुओं के मध्य धारिता पूछी जाए उनके मध्य आप सेल या ऊर्जा स्रोत बिना सोचे समझे जोड़ सकते हैं। दूसरी बात में यह है कि आपको जो सर्किट दिया है एक बार के लिए आप शंका कीजिए, जो दे रखा है वो नहीं है ना, यानी उसको आपको कंफर्टेबल या इजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको सर्किट दे दें, आप तुरंत ही आंसर बताना चालू कर दो, नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई अगर आपको सर्किट दिया गया है तो आप उस पर शक करो, शंका करो, है ना। मतलब यह समझो कि इसमें इसका पहले तुल्य बना ले, इजी बना ले, फिर जवाब देंगे। दिखने में आपको क्या पता श्रेणी क्रम दिखे, वास्तव में समांतर क्रम हो, या दिखने में आपको समांतर क्रम दिखे, वास्तव में श्रेणी क्रम हो। जैसे मान लीजिए, मैं बीच बीच में सैंपल बताता जाता हूं, ये साहब 1-1 माइक्रोफेरेड के ये 4 संधारित्र ऐसे जोड़ दिए साहब, है ना। मैं जो पॉसिबल हो रहा है आपको समझाता जाऊंगा, है ना। ये 1-1 माइक्रोफेरेड के 4 संधारित्र है ना, जो इस तरह से जोड़ के आपको दिखा दिए गए। अब वास्तव में ये चारों संधारित्र आपको दिखते हैं समांतर क्रम में, जबकि आप P को पकड़ें और फिर P और Q को थोड़ा सा खींच के रखें तो तार भी नहीं टूटा। अब आपको देखो, वास्तव में ये चारों जो श्रेणी क्रम में दिखाए जा रहे थे, सॉरी समांतर क्रम में दिखाए जा रहे थे, ये चारों किस में मिले, श्रेणी क्रम में, है ना। तो मेरी दूसरी बात का कहना यही था कि जो दे रखा है उस पर शंका करो। वह आपको दिखने में ऐसा दिखता था कि समांतर है, लेकिन उसका तुल्य परिपथ बनाने के बाद जवाब दो, यानी तुल्य का मतलब सरल परिपथ। अगली बात मैं इसी से जुड़ी बता दूं, आपने ये जो तार का डिजाइन ऐसे जिग था, इससे आपने P और Q यानी प्रथम बिंदु व अंतिम बिंदु को पकड़ा और खींच दिया, है ना। इससे कनेक्शन नहीं टूटा, लेकिन सर्किट स्पष्ट हो गया। तो कहने का मेरा मतलब तीसरी बात में यह है कि आप तार को काटकर छोटा बड़ा कर सकते हैं, कनेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने P को पकड़ा, Q को पकड़ा, P और Q को पकड़कर यूं खींच दिया। इस खींचने में ये चारों जो समांतर क्रम में दिख रहे थे वो वास्तव में कौन से क्रम में निकले, श्रेणी क्रम में। तो साहब ऐसे लंबे लंबे तार दौड़ के आपको दिखाए जा सकते हैं। आप तार को काट चाट के छोटा तो कर सकते हो, जैसे मैंने काट लिया, देखो ये कोने काट दिए, है ना, ये सारे कोने काट दिए मैंने और इसको छोटा कर दिया।
लेकिन कनेक्शन तो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। अगली बात में अगर दो बिंदु डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है, उनके बीच में कोई संधारित्र नहीं जुड़ा हुआ है, तो उन दो बिंदुओं को दो बिंदु नहीं माना जाएगा, वो दो बिंदु सेम ही माने जाएंगे। तो दो बिंदु जो सीधे तार से जुड़े हैं वो कभी भी दो बिंदु नहीं हो सकते हैं, वह डायरेक्ट जुड़े हैं, इससे उन्हें एक बिंदु के तुल्य ही माना जाएगा। अगली बात, जिस बिंदु पर दो से अधिक वायर जुड़े, दो से अधिक तार जुड़े, जैसे ये बिंदु ए पर जुड़े हैं, तो जिस बिंदु पर दो से अधिक तार जुड़ते हैं उसे अंग्रेजी में नॉड और हिंदी में संधि कहते हैं, है ना। तो सब संधि पर या जहां भी आपको दिख रहा है दो से ज्यादा तार जुड़ रहे हैं, वहां पर अपनी तरफ से कोई बिंदु दे दीजिए, एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि आप सर्किट को सुलझाने जा रहे हैं, तो सर्किट ऐसे बिंदुओं को नाम देने से इजी होने लग जाएगा, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि जहां भी आपको तीन से या दो से ज्यादा तार जुड़े मिले, आप तुरंत उसको कोई बिंदु दे दीजिए याददाश्त बतौर एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा, है ना। ऐसा देने से कुछ नहीं होता, हमारा सर्किट हमें सरल करना होता है वो सरल कर लेते हैं, है ना। छोटा बड़ा करना होता है, तार काट के, मतलब तार कनेक्शन नहीं काटना, तार काट के छोटा बड़ा करना होता है, वो हम कर लेते हैं। अगली बात में ध्यान रखें, जिन बिंदुओं के मध्य आपसे तुल्य धारिता पूछी जा रही है, उन बिंदुओं को ऐसा अजम्पशन रखें कि हमने पकड़ रखा है, उन बिंदुओं को गुमने न दें, उन बिंदुओं को आप अपने कंट्रोल में रखें। जैसे मान लीजिए पी और क्यू के मध्य धारिता पूछी जा रही है, तो आप पी और क्यू को मिस न होने दें। हो सकता है सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो, तो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो तो आप उन बिंदुओं को भूल जाएं जिनके मध्य धारिता पूछी जा रही है, संधियों में उलझ जाए या फला जगह उलझ जाए, तो फिर स्वाभाविक आपसे चूक हो जाएगी, फिर आपका तुल्य परिपथ नहीं बनेगा। और जब तुल्य परिपथ नहीं बनेगा तो आप तुल्य धारिता या उस सर्किट से संबंधित बातें नहीं बता पाएंगे। तो बच्चों, ये तो वो बातें थी जो मुझे ध्यान आई, है ना। मैं एक बार दोहरा देता हूं। पहली बात तो मैंने आपसे कहा था कि सब कोई भी सर्किट हो उसका डायरेक्ट आंसर न दें, उसको पहले आप इजी करें, यानी उसका तुल्य परिपथ बनाइए। दूसरे नंबर पे बताई थी मैंने जो सैंपल। पहली बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो भी आपको सर्किट दे रखा है उसमें बैटरी जोड़नी है, सेल जोड़नी है, तो बिना किसी पूछे आप जोड़ दीजिए, किससे पूछने की जरूरत नहीं है, है ना। तीसरी बात मैंने इस सामने से बताई थी कि आप जैसे पी और क्यू को पकड़ के खींच लिया आपने, तो सारा ड्रामा स्पष्ट हो गया, यानी सारा सर्किट स्पष्ट हो गया। तो आप जिन बिंदुओं की मध्य धारिता पूछी जाती है उनको पकड़ के सर्किट के तार काट छाट सकते हो, कनेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, वो आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार डायरेक्ट तार से जुड़े दो बिंदु नहीं होंगे, उन्हें एक ही बिंदु माना जाएगा। अगली बात, जहां दो से अधिक तार जुड़े हो उसे संधि कहते हैं। संधि को अवश्य बिंदु दें, आपको हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं है, आप तो उन्हीं बिंदुओं को ध्यान रखें जिनके मध्य आपसे धारिता पूछी गई है। लेकिन फिर भी क्या है, उसको कोई बिंदु दे दें क्योंकि आपको सर्किट सुलझाना है ना। और लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया था कि सब उन बिंदुओं को मिस ना करें जिनके मध्य धारिता आपसे पूछी जा रही है, कहीं ऐसा ना हो वो बिंदु गुम जाए। अब मैं आपको छोटे छोटे सवाल के जरिए बात समझाता हूं, है ना। क्वेश्चन 1, है ना। ये सब एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा इन सवालों को करता है, इन सवालों में वो बच्चा भी इंटरेस्ट ले सकता है जिसको कभी न्यूमेरिकल नहीं आया, क्योंकि ये सवाल एक बार आने के बाद भुलाना मुश्किल में होता है। ये भूले नहीं जाते, ये सवाल याद रह जाते हैं।
और ये ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल हैं, पहेलियों की तरह, जैसे अपन बचपन में खेलते होते हैं उस टाइप के सवाल हैं। इसमें थोड़ा दिमाग आपका दौड़ सकता है, इसलिए सब बच्चे इन चीजों को ध्यान से समझे। जैसे साहब ये एक इसने अपने को सर्किट दिया इस तरह का, इसने कहा कि भाई सभी की धारिता सी है ना साहब, सभी की धारिता भी मैं लिख दूंगा, है ना, ये थोड़ा सा कनेक्शन चेंज कर दूं, ये इस तरह से कनेक्ट कर रखा है इन्होंने, ये ऐसे है ना। पहले सर्किट को देखिए, P और Q, सभी की धारिता बता दी C है ना। मैंने जो बातें आपको शुरू में बता दी वो तो आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ बातें हैं जो बीच में आएंगी तो मैं हाथों हाथ उनको क्लियर करता जाऊंगा। देखो साहब, ये P बिंदु ही है क्योंकि इनके बीच में कोई जुड़ ही नहीं रहा कुछ भी, तो आप समझ गए होंगे ये बिंदु Q ही है क्योंकि Q और Q के बीच में, इनके बीच में कुछ भी नहीं जुड़ा। सीधे जुड़े दो बिंदु होते नहीं, वो एक ही होते हैं, डायरेक्ट जो तार से जुड़ रहे हैं। अब देखो साहब, संधि, जहां दो से ज्यादा तार जुड़ेंगे उसे अपन संधि कहेंगे, जैसा कि मैंने भी आपको फोकस करके दिखाया था, है ना। ये संधि है और ये संधि है ना। संधि को अपनी तरफ से कोई भी बिंदु दे दें, सर्किट को सुलझाने में वो सहायक होता है। ये संधि को अपनी तरफ से मैंने बिंदु दे दिया x y। ये ध्यान रखें कि मुझे इस x y से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो P और Q से ही मतलब है। अब सब ये धारिता तो सबकी C है ना। अब मैं पहले इसका तुल्य परिपथ बनाऊंगा, फिर आपको आंसर बता पाऊंगा। अभी आपसे कोई भी आंसर बताना जल्दबाजी होगी। जैसे आपको कौन से क्रम में दिख रहे हैं, तीनों आपको श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, किस क्रम में अपन देखते हैं, है ना। चलो साहब तुल्य परिपथ बना लो। तुल्य परिपथ में देखो P और X दोनों दो बिंदु नहीं हैं, तार से जुड़े दो बिंदु कभी भी दो बिंदु नहीं होते हैं। डायरेक्ट तार से जुड़ रहे हैं तो P और X दो बिंदु नहीं है, ये दोनों एक ही बिंदु है। क्लियर। चलो साहब, इसी प्रकार Y और Q ये भी दो बिंदु नहीं है, सीधे तार से जुड़े दो बिंदु नहीं हो सकते हैं, ये दोनों एक ही बिंदु होते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था, हाथों हाथ उसका पालन करके दिखा दिया, बाहर समझ में होगी बात। तो साहब Y और Q भी एक ही बिंदु है, P और X भी एक ही बिंदु है। अब देखो सर्किट बिल्कुल चेंज नहीं होगा। पहले बोलो साहब, ये C किसके बीच में जुड़ रहा है, P और Y के बीच में। ये रहा P, ये रहा Y, इनके बीच में जो जुड़ रहा है उसका नाम क्या है, C। आगे साहब ये कवर हो गया, कोई कनेक्शन तोड़ा नहीं। अब आ जाओ साहब, Y और X के बीच में क्या जुड़ रहा है, C, ये रहा X, ये रहा Y, इनके बीच में क्या जुड़ रहा है, C, ये भी कवर हो गया। बोलो कोई कनेक्शन तोड़ा नहीं, कनेक्शन वैसा का वैसा ही है। लास्ट कौन सा बचता है, ये वाला है ना, X और Q, ये रहा X और ये रहा नीचे Q, दिख गया। Q और X के बीच में भी एक संधारित्र जुड़ रहा है जिसकी धारिता C है, तीनों संधारित्र आइए। किसी प्रकार का कोई कनेक्शन यहां पर नहीं काटा गया है, नहीं काटा गया है, बिल्कुल भी नहीं है ना। जैसा वहां है वैसा ही बोल बोल के आपको दिखा है। तो वास्तव में ये तीनों श्रेणी क्रम में नहीं है बल्कि समांतर क्रम में है। अतः P व Q के मध्य धारिता C प्लस C प्लस C यानी 3C है ना। समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है, C1 C2 Cn, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है,
1/C1, 1/C2, 1/Cn, है ना। प्रतिरोधों से उल्टा है। जो प्रतिरोधों में समांतर क्रम में होता है, जो प्रतिरोध में समांतर क्रम में होता है वो धारिता में श्रेणी क्रम में होता है, और जो प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में होता है वो संधारिताओं में समांतर क्रम में। तुल्य धारिता आएगी, तुल्य परिपथ बनाना आना चाहिए, और तुल्य परिपथ खेल खेल में धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, कोई कठिन नहीं है।